आज परिचारी का सेट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। आज हम लोग का डिस्कशन अभी जीके, जीएस और हिंदी पर होगा। तो चलिए बिना देर किए हुए हम प्रश्नों को करेंगे और एक अच्छे लेवल की तैयारी के लिए डिस्कशन में भाग लेना और डिस्कशन का सुनना काफ़ी ज़रूरी होता है। इसलिए आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे और समझेंगे। हम एक एक करके आपके प्रश्नों को समझाने का पूर्ण प्रयास करेंगे। धीरे धीरे आपका स्कोर जो है ना इंक्रीज होगा, क्योंकि शुरू में आपका इंक्रीज अगर नहीं हो रहा है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 4 से 5 सेटों तक आप कर लेते हैं तो उसके बाद धीरे धीरे आपको इंक्रीजिंग हो जाएगा नंबर में, और धीरे धीरे इंक्रीज करने के बाद ही आप जो है अपने पढ़ाई को अच्छा बना सकते हैं। तो चलिए हम बिना देर के हुए 31 नंबर प्रश्न से डिस्कशन करते हैं। 31 नंबर प्रश्न में बोला है कि बारदौली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। तो सबको पता है बारदौली सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में 1928 के गुजरात, मतलब ये आंदोलन 1928 में हुआ, ये भी ध्यान रखना है। गुजरात में हुआ, ये भी ध्यान रखना है। और आंदोलन जो हुआ था वो किसानों ने किया था, इस बात को भी ध्यान रखना है। तो ये सारी जानकारी जो है ना आपको ध्यान रखना है, और इसी आंदोलन में इनको सरदार की उपाधि भी प्राप्त हुआ है। तो जितनी बात मैंने अभी बताया है वो सारी बातें आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें से कहीं से भी प्रश्न कुछ भी पूछा जा सकता है। आइए चलते हैं हम दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न क्या कहा है, 32 नंबर प्रश्न कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हम लोग कब मनाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को। इस बात को ध्यान रखेंगे। इस दिन की शुरुआत जो है ना 19वीं शताब्दी के आसपास अमेरिका के एक यूनियन आंदोलन के रूप में हुआ था शुरू में, ठीक है। और ये 8 घंटे मांग कर रहे थे, और 8 घंटे जब इनको मिल गया काम तो इस दिन को हम मजदूर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं। इस बात को भी ध्यान रखना। आइए हम अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहा है, पौधे की वृद्धि किस यंत्र से मापी जाती है। तो पौधे की वृद्धि है आपको केस्कोग्राफ से मापी जाती है, इस बात को ध्यान रखना है। और यहाँ पे और भी कई दिए हैं, मात्रक दिए हैं। माइक्रोमीटर है जो छोटी सूक्ष्म चीज़ों को मापने के लिए किया जाता है। वोल्ट मीटर है जो विभवांतर मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इन सभी चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और 34 नंबर प्रश्न क्या कहा है, 34 नंबर, साल 2025 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का मेज़बानी कौन सा देश करेगा, ये पूछा है। तो ये इंग्लैंड में हो चुका है, इस बात को ध्यान रखें। 2025 में ये हो गया है, 2025 में इंग्लैंड में हुआ है। मेघालय की राजधानी कहाँ है। तो सबको पता है मेघालय की राजधानी आइजोल है। मेघालय की राजधानी जो है शिलोंग है, इस बात को ध्यान रखना। और इम्फाल जो है मणिपुर की राजधानी है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। और आइजोल किसकी राजधानी है ये आप लोग बताएंगे। अब यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। तो अभी इसमें से तो कोई नहीं है, वर्तमान चेंज हो गए हैं, ठीक है। जब वीडियो बन रहा है तब चेंज हो गए, लेकिन ये बुक छपने वक्त उस समय जगदीप धनखड़ रहे होंगे और आंसर इसका यही दिया होगा, ठीक है। इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। अभी कौन है, सीपी राधाकृष्णन है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। नए उपराष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं। अगर उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में टोटल संसद सदस्य भाग लेते हैं, चाहे वो मनोनीत हो या निर्वाचित हो। तो ये भी पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है। तो कुल संसद चुनते हैं, चाहे वो निर्वाचित सदस्य हो चाहे मनोनीत सदस्य हो, ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 37 को करते हैं। 37 में आपसे पूछा है कि असहयोग आंदोलन को स्थगित क्यों किया गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि असहयोग आंदोलन 1920 में चालू हुआ था महात्मा गांधी के नेतृत्व में, और 1922 में इसे स्थगित कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश में एक जगह है चौरी चौरा घटना पुलिस स्टेशन था, जहाँ पे पुलिस स्टेशन को जला दिया गया था। इसके लेकर के महात्मा गांधी ने इसको स्थगित कर दिया था। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो भारतीय संविधान लागू होने का मतलब आपसे बोला है कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था, और 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हुआ था।
इस बात को ध्यान रखें। 24 जनवरी 1950 को हम लोग राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को अपनाए थे। तो ये सारे डेट हैं जो आपको ध्यान रखना है। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि चेहरे देखने के सामान्यतः किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो चेहरा देखने के लिए हम लोग समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण हमें बड़ा करके दिखाता है। तो ऐसा तो है नहीं कि हम जो दर्पण देखते हैं तो हमारा मुंह जो है ना बड़ा दिखाई देता है, ऐसा नहीं है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते नहीं। उत्तल दर्पण का प्रयोग छोटे दिखने के लिए करते हैं। तो जब भी हम चेहरा देखते हैं तो उसमें छोटा दिखाई नहीं, जैसा रहता है वैसा ही दिखाई देता है। तो क्लियरली आप समतल दर्पण लगा सकते हैं, यहाँ पे ऐसे करके हम बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है अगला प्रश्न बोला कि भारत के विदेश मंत्री कौन है। तो भारत के विदेश मंत्री वर्तमान में एस जयशंकर है, इस बात को ध्यान रखेंगे। एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री हैं। और आपसे गृह मंत्री, रक्षा मंत्री भी पूछे जा सकते हैं। तो सारे मंत्री को आपको ध्यान रखना है। आप एक बार सर्च करके आप लोग खुद से बताइएगा। उसके बाद है कि बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था। तो लॉर्ड कर्जन के काल में जो है ना बंगाल का विभाजन 1905 में घोषणा किया गया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। इसको स्थगन जो किया गया था 1912 में स्थगित कर दिया गया था लॉर्ड हार्डिंग के काल में। तो दोनों बात आपको ध्यान रखना है। 11 में घोषणा किया गया था और 12 में जो है ना बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। भारत में आपातकाल की घोषणा का अधिकार किसके पास है। तो भारत में आपातकाल की घोषणा का जो अधिकार है वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम आपको बताते हैं। ऑप्शन में लिखा हुआ है राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 3 तरह के आपात हमारे देश में बताए गए हैं, जिसमें से एक 352 का है, एक 356 का है और एक 360 का है। तो 352 में राष्ट्रीय आपात, 356 में जो राज्य का सरकार विफल हो जाती है तो उस समय आपात लगता है, और 360 वित्तीय आपात लगता है। तो ये सारी चीज़ जानकारी आपको ध्यान रखना है इस प्रश्न से। तो धीरे धीरे आपका जो तैयारी है वो अच्छा बन जाएगा यदि आप अच्छे तरीके से 2-3 बार सुन लेते हैं और देख लेते हैं तो, ठीक है। रक्त दाब नापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो रक्त दाब मापने के लिए आपको स्फेग्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है, इस बात को ध्यान रखना है। बैरोमीटर का प्रयोग हम लोग वायु दाब मापने के लिए करते हैं। थर्मामीटर का प्रयोग शरीर के ताप को मापने के लिए करते हैं। और केस्कोग्राफ जो है ना अभी हम बताए हैं कि आयु निकालने के लिए करते हैं। तो इस तरह से आपको सभी चीज़ें जो है ना धीरे धीरे कंफर्म हो जाएंगे यदि आप डिस्कशन बार बार देखते हैं। तो एकाएक किसी को क्लियर नहीं होता है, धीरे धीरे आपका क्लियर हो जाएगा। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और 44 नंबर प्रश्न में बोला है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार होता है। तो भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है वो है आपका भारत रत्न। भारत रत्न जो है ना सबसे सर्वोच्च है। उसके बाद है पद्म विभूषण है, उसके नीचे पद्म भूषण है, उसके नीचे पद्मश्री है। तो इस तरह से भारत के जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो ध्यान रखना है। अगर हम बात कर लेते हैं भारत रत्न की शुरुआत की, तो ये 1954 में शुरू हुआ था। और सबसे पहले जो है ना आपको राधा कृष्णन को, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो इस बात को भी ध्यान आपको रखना है। आइए हम अगले प्रश्न की, राजेंद्र प्रसाद को भी उसी समय मिला था। उसके बाद है कि वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया है। तो वंदे मातरम गीत आपको यहाँ पे हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा वंदे मातरम लिखे गए हैं। और पहली बार जो है ना 1882 में कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे, वहाँ पे गाया गया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। उनका उपन्यास आनंद मठ 1882 में उपन्यास प्रकाशित हुआ था, इस बात को भी ध्यान रखना है कि आनंद मठ जो है ना एक उनका उपन्यास है बंकिम चंद्र चटर्जी का। तो ये भी बात ध्यान रखना है, उसी में ये गीत लिखा हुआ था। तो पूछा जाता है कि कहाँ से लिया गया है, तो वो बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है और पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में ये गाया गया था, इस बात को भी ध्यान रखना है। उसके बाद और ये हमारे आज़ादी के लिए प्रेरणादायक गीत रहा है, इस बात को ध्यान रखना है। अगला है तेलंगाना की राजधानी कहाँ है। तो तेलंगाना की राजधानी आपको पता ही होना चाहिए कि हैदराबाद में तेलंगाना की राजधानी। अमरावती एक राजधानी बना है जो कि अमरावती जो है आंध्र प्रदेश की राजधानी बना है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। और हैदराबाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों के थे, लेकिन अमरावती अब बन गया है।
तो अब हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी हो गए हैं और वही अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी हो गए हैं। अमरावती में आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय भी खुला है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद है कावराती और दिसपुर, ये भी एक राजधानी है। दिसपुर असम की राजधानी है और कावराती लक्षद्वीप की राजधानी है। तो इस तरह से आपको सभी राजधानी याद होना चाहिए, क्योंकि राजधानियाँ से पूछे जा सकते हैं। आगे है अगले प्रश्न आपका बोला है कि वनस्पति कौन सा संसाधन है। वनस्पति कौन सा संसाधन है, तो वनस्पति जो है आपको पता होना चाहिए कि एक जैव संसाधन है, क्योंकि उसमें प्राण होता है। ठीक है। संसाधन दो प्रकार के हैं हमारे मतलब भौतिक जीवन, हमारे जीवन में संसाधन दो तरह के पाए जाते हैं संसाधन के घटक, एक जैव और एक अजैव। अजैव वे होते हैं जो जैसे वायु, मृदा, ये सब अजैव घटक में आते हैं, और जैव घटक जिसमें प्राण होते हैं वो जैव घटक है। तो ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। आगे है अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है। जैसा कि पता है कि अर्थशास्त्र की रचयिता आपको कौटिल्य है। कौटिल्य जो है को चाणक्य भी कहते हैं, और चाणक्य विष्णुगुप्त भी कहते हैं इसे। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था और उसी ने अर्थशास्त्र लिखा है। और ये अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र की जानकारी नहीं बल्कि एक राजनीति की जानकारी है। तो ये सारी जानकारी आपको ध्यान रखना है कि भाई क्या क्या जानकारी हैं जो हमें अर्थशास्त्र से संबंधित चीज़ों को ध्यान रखना है। ये प्राचीन प्रसिद्ध ग्रंथ है और इस बात को भी ध्यान आप रखेंगे। आइए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बोला है पादप में जाइलम। पादप में दो प्रकार के उत्तक संवहन मंडल कहलाते हैं, एक तो जाइलम है और एक फ्लोएम है। जाइलम जल और खनिज लवण के लिए उत्तरदायी है और फ्लोएम जो है ना भोजन के लिए उत्तरदायी है, तो या पोषक तत्व के लिए उत्तरदायी है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जल के संवहन के लिए उत्तरदायी राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे बोला है दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्ध है। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में जो है उपलब्ध है, इस बात को ध्यान रखेंगे। यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा के विकास के लिए दिए जाते हैं। इसकी शुरुआत की बात करें तो 1969 में इसकी शुरुआत हुई थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इस पुरस्कार में स्वर्ण कमल, एक शॉल और 10 लाख रुपये दिए जाते हैं। तो ये सारी जानकारी भी आपको ध्यान रखना है, शुरुआत भी और ये किस क्षेत्र में दिए जाते हैं ये भी। पंचायत समिति का पदेन सचिव कौन होता है। तो पंचायत सचिव का जो पदेन समिति होता है, सचिव होता है, वो होता है आपका प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड BDO जिसको कहते हैं, ये सचिव होते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। यह पद पंचायत समिति के कार्यों का प्रबंधन और निगरानी करता है, मतलब पंचायत समिति क्या काम कर रहा है उसकी निगरानी का काम करता है BDO पंचायत समिति के बैठक का संचालन भी करता है, निर्णय भी लागू करता है, पंचायत कोष का धन खर्चा भी करवाता है। ये BDO का ही पूरा काम है, पंचायत के सचिव बनकर के पूरा निर्णय लेना, हर चीज़ करना। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। BDO जो होता है वो राज्य का अधिकारी होता है, पंचायत किसी ग्राम पंचायत का अधिकारी नहीं होता है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे पंचायत सचिव के बारे में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बोला है कि जापान की मुद्रा का क्या नाम है। तो जापान की मुद्रा येन है, इस बात को ध्यान रखें। रुपया हमारे इंडिया का मुद्रा है और डॉलर अमेरिका का मुद्रा है, और पाउंड कहाँ का मुद्रा है ये आप लोग खुद बताएंगे। आगे है GDP का पूर्ण रूप क्या होता है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद जिसको कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसके बाद अगला प्रश्न आपसे बोला है कि किस खनिज को उद्योग का जननी माना जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि उद्योग की जननी लोहा को क्यों कहा जाता है, क्योंकि कोई ऐसा उद्योग नहीं है जो बिना लोहा के चल रहे हो। अधिकतर उद्योग जो है ना लोहे पर डिपेंड किया हुआ है, इसीलिए हम उद्योग की जननी लोहा को मानते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। आप लोग गलत किए होंगे, सोना लगा दिए होंगे या कोई और लगा दिए होंगे। तो उद्योग का जननी का मतलब है उद्योग ज़्यादातर चल रहे हैं आपको लोहा से, ठीक है। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न आपका 55 है। प्रश्न 55 नंबर में क्या कहा है कि निम्नलिखित में से कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक है। तो सबको पता है कार्बन के अपरूप हीरा और ग्रेफाइट है, एक बंकिम फ्लोरेस्टाइन भी है, लेकिन आपको ध्यान रखना है सुचालक पूछा है तो सुचालक ग्रेफाइट है, राइट आंसर आपका ग्रेफाइट हो जाएगा। उसके बाद आपसे 56 में बोला है कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ अवस्थित है। तो कंदरिया महादेव मंदिर जो है आपको ध्यान रखना है ये खजुराहो में है, ठीक है, कंदरिया का गुफा, इस बात को ध्यान रखना है। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो का मंदिर में सबसे बड़ा मंदिर है, इस बात को भी ध्यान रखना है। यह भगवान शिव के समर्पित है, अर्थात इसमें भगवान शिव जी मंदिर में है, और ये वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। मंदिर
खजुराहो पश्चिम मंदिर समूह का एक प्रमुख हिस्सा है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। 1025 से लेकर 1050 ईस्वी के बीच जो है ना, चंदेल राजा ने इसको बनवाया था, तो इस बात को भी ध्यान रखना। कंपटीशन वाला ये कल तुम लोग आएगा ना। तो यहाँ पे बोला है, अब कंदरिया महादेव आप मंदिर समझ गए कि खजुराहो में पड़ता है। आगे है खजुराहो मध्य प्रदेश में है, इस बात को भी ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सा गैर कृषि आधारित उद्योग है? गैर कृषि का मतलब होता है कृषि पर नहीं डिपेंड है। तो आपको पता है कि तंबाकू बिना कृषि का नहीं हो सकता है, चीनी बिना कृषि के गन्ना उपजाना ही पड़ेगा, और जूट भी आपको कृषि से ही संबंधित है। जितना पेड़ पौधे से है सब कृषि से होंगे। तो चर्म उद्योग जो है ना जानवरों से संबंधित है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? बहुराष्ट्रीय कंपनी जो मतलब जिसको बहुराष्ट्रीय कंपनी का दर्जा नहीं मिला है वो बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, रिलायंस जो है ना बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, वो राष्ट्रीय कंपनी है, हमारे देश का कंपनी है। बाद बाकी कोको कोला, नोकिया, सैमसंग ये सब बहुराष्ट्रीय कंपनी में के अंतर्गत आते हैं, विदेशी कंपनी है, इस बात को ध्यान रखेंगे। बिल्कुल, नोकिया विदेशी कंपनी है, सैमसंग विदेशी कंपनी है, कोको कोला भी विदेशी कंपनी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। विंबलडन ट्रॉफी किस देश में आयोजित किए जाते हैं? तो याद रखिएगा कि 4 प्रकार के टेनिस टूर्नामेंट होते हैं मतलब पूरे वर्ष भर में, जिसमें से एक फ्रेंच ओपन है, एक विंबलडन ओपन है, एक ऑस्ट्रेलियन ओपन है, एक अमेरिकन ओपन है। ठीक है, 4 प्रकार का ओपन है। तो जो इंग्लैंड में जो खेला जाता है वो विंबलडन ओपन है, इस बात को ध्यान रखेंगे। राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि 4 प्रकार के ओपन खेले जाते हैं, जिसमें से एक फ्रांस में खेले जाते हैं, एक अमेरिका में खेले जाते हैं, एक ऑस्ट्रेलिया में खेले जाते हैं, एक इंग्लैंड में खेले जाते हैं। तो विंबलडन जो ट्रॉफी है वो कहाँ होता है? ये होता है आपका इंग्लैंड में। ठीक है, उसके बाद बोला है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के किसके विरोध मतलब किसके विरोध में हुआ था, ये पूछा है। तो आपको पता होना चाहिए कि नर्मदा नदी पर बांध बन रहे थे, सरदार सरोवर बांध। ठीक है, तो सरदार सरोवर बांध के विरोध में नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर और बाबा आमटे के द्वारा जो है ना चलाए गए थे। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। दोनों बात हमने जो बोला है वो दोनों बात आपको ध्यान रखना है। जितनी बातें हम बोल दे रहे हैं डिस्कशन के दौरान, आधा घंटा आइए ना। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है सरदार सरोवर बांध से संबंधित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे है आपका 61, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? अपच का मतलब होता है जैसे पेट में नहीं पचता है ना, कोई चीज़ खा लेते हैं तो उसको अपच कहते हैं। तो उसके उपचार के लिए कौन चीज़ का प्रयोग हम लोग करते हैं? तो अपच के उपचार के लिए आपको एंटी एसिड का प्रयोग किया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। पेट में हमें अम्लीयता के कारण अपच हो जाता है, इस बात को ध्यान रखना। तो अम्लीयता को ख़त्म करने के लिए एंटी एसिड का प्रयोग किया जाता है। हजमूला उसी को कहते हैं, एंटी एसिड होता है, क्षारीय होता है। उसके बाद आपसे बोला है कि वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? तो वैश्वीकरण का मतलब है कि देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ समन्वयन करना। ठीक है, ये होता है आपका वैश्वीकरण, मतलब दुनिया के अर्थव्यवस्थाओं से जोड़ना वैश्वीकरण है, इस बात को ध्यान रखना। जिम कॉर्बेट, यहाँ सिर्फ कॉर्बेट लिखा है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है और सबसे पहला नेशनल पार्क है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि ये जो है उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, और इसका जो है उत्तराखंड में अभी तक वर्तमान में नैनीताल से लेकर के 118 किलोमीटर दूर तक ये फैला हुआ है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, इस बात के रूप में तो ज़रूर ध्यान कर लीजिए कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो जिम कॉर्बेट। देश बंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो चित्तरंजन दास देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध थे। इसमें लोकनायक के नाम से जयप्रकाश प्रसिद्ध थे, इस बात को भी ध्यान रखिए। उसके बाद बोला है 65 नंबर प्रश्न में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028, तो ये 2028 वाला यूएसए और लॉस एंजल्स में होने वाला है, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका में होने वाला है, लॉस एंजल्स में 2028 वाला। और जो लॉस एंजल्स के तीसरी बार इस खेलों के मेज़बानी करेगा, मतलब और 1932 और 1984 में ये कर चुका है पहले, और अब जो है ना 2028 में तीसरी बार होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ पे अमेरिका में कहाँ हो रहा है? तो लॉस एंजल्स में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? लॉस एंजल्स।
ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज का उदाहरण है। अधात्विक का मतलब जिसमें धातु नहीं था, अवरक में धातु नहीं होता, इस बात को ध्यान रखिएगा। सोना, तांबा, लोहा ये सब धात्विक है और अधात्विक अवरक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न आपसे बोला है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 से 56, दूसरा है 56 से 61, तीसरा है 61 से 66। तो इस तरह से आपको याद रखना है। 66 से लेकर 3 वर्ष जो है ना योजना अवकाश आ गया था, अर्थात बीच में योजना बंद कर दिया गया था, तो उसको हम योजना अवकाश 66 से लेकर के 69 तक मानते हैं। फिर 69 से लेकर 74 तक चौथी पंचवर्षीय योजना आया है। 74 से लेकर फिर आगे 5 साल के बाद आया है, फिर उसके बाद 2 साल के लिए बंद हुआ है। तो इस तरह से आपको सारी योजना देख लेना है। ऐसे यहाँ पे प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से, हाँ, प्रथम जो पंचवर्षीय योजना है कृषि पर आधारित था, दूसरा जो योजना है वो उद्योग पर आधारित है। तो ये सारी जानकारी हैं जो आपको ध्यान रखना है। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है आपका वीरेन डंगवाल, उससे पहले एक प्रश्न 2-3 और है। यहाँ पे देखिए बोला है कि चावल का कटोरा बिहार के कौन से ज़िला को कहा गया है। तो चावल का कटोरा जो है ना रोहतास को, क्योंकि रोहतास में सबसे ज़्यादा चावल उपजता है, इसलिए चावल का कटोरा कहा गया रोहतास में। ठीक है, उसके बाद है किस मृदा को रेगुर मृदा को काली मृदा को रेगुर मृदा, ठीक है, और जलोढ़ मृदा जो है ना एक कछारी मृदा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो रेगुर मृदा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है आपका भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था। तो 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ था। ठीक है, और अगर रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण पूछेगा कि कब हुआ था, तो 1949 में राष्ट्रीयकरण हुआ है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि रिजर्व बैंक का जो और मौद्रिक, इसका कार्य है मौद्रिक नियंत्रण करना, मुद्रा का मतलब संतुलन बनाए रखना, इसी का कार्य है। तो आरबीआई के कार्य के लिए एक गवर्नर होता है। ठीक है, वर्तमान में कौन गवर्नर है आप लोग बताएंगे। आइए हम ये जीके जीएस का काम जो है ना क्लियर हो गया है, मतलब हमने बता दिया है। अब कुछ हिंदी से प्रश्न आते हैं, तो हिंदी में तो आपको याद ही करना है, लेकिन हम एक एक बार आपको एक नज़र बताते चलते हैं ताकि वो बात आपको याद हो जाए। वीरेन डंगवाल हमारी नींद कविता के लेखक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मैक्स मुलर का जन्म पूछा है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। तो मैक्स मुलर का जन्म हुआ है 1823 में। 1823 में मैक्स मुलर का जन्म हुआ है। उसके बाद है बिस्मिल्लाह खान का संबंध शहनाई से है, इस बात को ध्यान रखिए। शहनाई वादक थे बिस्मिल्लाह खान। ठीक है, इनका जो जन्म स्थल है वो डुमराव है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। गुरु नानक का जन्म अगर बात करें तो ये गुरु नानक 1569 में गुरु नानक का जन्म हुआ है, और 1469 में, 1569 का आ गया, 1469 में इनका जन्म हुआ है। और ये तलवंडी में इनका जन्म हुआ है। तलवंडी पाकिस्तान में पड़ता है, और ये सिख गुरु के प्रथम गुरु थे, इस बात को भी ध्यान रखना है। और सिख धर्म की शुरुआत भी इन्होंने ही किया है, लंगर व्यवस्था की शुरुआत इन्होंने ही किया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और सिखों के प्रथम गुरु के रूप में जाने जाते हैं। तो ये सारी बातें हैं जो सिख गुरु के रूप में आपको ध्यान रखना है। और सिख के 10वें गुरु का नाम गुरु गोविंद सिंह है, जिनका स्थान जन्मस्थल पटना में है। तो ये सारी जानकारी आपको ध्यान रखना है। आइए हम अब जानते हैं जनतंत्र का जन्म के मतलब जो कविता है ये किसकी कविता है। तो ये आपका दिनकर जी की कविता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जनतंत्र का जन्म के कविता के रचनाकार है दिनकर जी। अगला प्रश्न आपसे है कि नौकर की कमीज के उपन्यासकार कौन है। तो नौकर की कमीज के उपन्यासकार का नाम है आपको विनोद कुमार शुक्ल। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका कि घनानंद की किस भाषा में के कविता लिखते थे। तो घनानंद लिखते थे ब्रज भाषा में, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये सारे 10वां में आप पढ़ चुके होंगे, नहीं तो इन्हें भूल गए हैं तो एक बार याद रखने की ज़रूरत है। अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था। तो अशोक वाजपेयी का जन्म जो हुआ है वो आपका छत्तीसगढ़ में हुआ था, इस बात को ध्यान रखिएगा। 16 जनवरी 1941 में, ठीक है, छत्तीसगढ़ में इनका जन्म हुआ था। मध्य प्रदेश उस समय एक था, इस बात को ध्यान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक ही था, मतलब अलग अलग नहीं था। अब तो छत्तीसगढ़ अलग हो गए हैं 2000 में, लेकिन उस समय मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सेम था। उसके बाद आपसे बोला है कि सुजान से कौन प्रेम करते थे। तो सुजान से प्रेम करने वाले घनानंद था। घनानंद जो है ना सुजान से प्रेम करता था, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपसे बोला विष के दांत
तो नलिन विलोचन शर्मा, आप लोगों को पता ही है कि 20 के दांत जो है ना, नलिन विलोचन शर्मा इसके रचनाकार है। बोला है लोटा डोरी कौन सा समास है? तो लोटा डोरी दो शब्द दिख रहा है तो द्वंद्व समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएंगे। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न आपसे बोला है कि जुलूस कौन संज्ञा है? तो जुलूस एक समूहवाचक संज्ञा, क्योंकि जुलूस एक व्यक्ति से नहीं निकलता है, इसीलिए आप इसको समूहवाचक संज्ञा मान सकते हैं। बंद कर दें। शुद्ध शब्द को चिन्हित करें, मतलब इसमें शुद्ध शब्द कौन लिखा हुआ है ये बताना है। तो शुद्ध शब्द में आपका है बुजुर्ग, जो बी में लिखा हुआ है वो बुजुर्ग सही है। दोनों में हुर्सू ही होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। देव्यर्थ का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देव्यर्थ का संधि विच्छेद जो होगा आपको ध्यान रखना है कि देवी जोड़ अर्थ, ठीक है, देवी जोड़ अर्थ जो है ना देव्यर्थ का संधि विच्छेद होगा। बेशरम में कौन समास है? तो इसमें आपको अव्ययी भाव समास होगा।